हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए और अपने पास एक नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि आज हम लगाने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास DLED सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 2 और इसमें आज हम सोल्व करेंगे अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ऑलराइट गाइस, और आप सभी जानते हैं कि जब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, 50 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स आप इनसे गेन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए और अपने सभी फ्रेंड्स को एक बार ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ पाए और मिल करके फिर सब लोग टेस्ट लगाएंगे। ओके, तो फिर जल्दी से शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। ओके, तो चलिए दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं। सभी लोग आ गए हैं, बताइए मुझे कौन कौन आ चुका है। हेलो, गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से दोस्तों, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको टेंशन फ्री होके अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रख के जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है समय समय पर, मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ कि आपके ऊपर बर्डन ना हो, ठीक है, ओवरलोड आपको ना किया जाए। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आती हूँ ताकि आपको प्रेशर फील बिल्कुल ना हो और सही समय पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट गाइस, तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपके लिए एक मैसेज है, अगर आप लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट वाइज आपकी क्लासेस ली हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि आप फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, अति लघु हो, लघु प्रश्न हो, बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लास भी मिलती रहती है, चाहे वो साइंस की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, मैथ्स की हो या कोई से भी सब्जेक्ट की हो। तो हर एक क्लास का पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आ गए होंगे सभी लोग। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है, इसके बाद इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लिखा है, किस अनुच्छेद से संबंधित है बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये बाल श्रम से संबंधित बात यहाँ पर की गई है। छोटे छोटे बच्चों से कारखानों में या जोखिम भरे कार्यों में अगर कोई लगाता है तो यह दंडनीय अपराध है। इसकी बात की गई है अनुच्छेद 24 में, आर्टिकल 24 में हमारे संविधान के। ठीक है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि किसी भी जो 18 वर्ष की उम्र से कम बच्चे होते हैं उनको किसी भी ऐसे जोखिम भरे कारखानों या कार्यों में लगाना या उनसे काम कराना दंडनीय अपराध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद से संबंधित है स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं, वर्णन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। दोस्तों देखिए, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है, किस तरह के कार्य भी अपने देश में होते हैं। ठीक है, बच्चों और महिलाओं का व्यापार होता है। ठीक है, तो यह करना दंडनीय अपराध है। यह हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? यह कहता है अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या है कि स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में लगाना भी दंडनीय अपराध है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है, मैं काल के सारे धर्म मानता हूं क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है, पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों का सम्मान और आदर किया जाए। बहुत अच्छी बात कही गई है दोस्तों। इस तरह के विचार अगर सभी के हो जाए तो दुनिया में सबसे अच्छा देश अपना होने वाला है, प्रगति के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी और
आंतरिक शांति के रूप में भी अगर इस तरीके की बात सभी लोग सोचने लगे, सभी लोग इस तरीके की सोच अपनी रखने लगे, तो देश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महान स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही गई है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। आगे बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त के साधन, देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। तो आपका पूरा संविधान एक क्लास में आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी, पूरा कॉन्सेप्ट। तो आपके सामने वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बहुत इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने की। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है आर्टिकल 39 के अंतर्गत। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, डाइट का कार्य है, क्या कार्य है डाइट का? आप बताइए। बीटीसी प्रशिक्षण देना, या क्या सिर्फ यही काम है कि बीटीसी प्रशिक्षण दिया जाए, या सेवारत प्रशिक्षण देना, या विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देना, या फिर उपरोक्त सभी? तो किसी भी डाइट कॉलेजेस के कार्य क्या है? ये सभी है। सेवारत प्रशिक्षण, बीटीसी प्रशिक्षण और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण। ऑलराइट, समझ आए आपको? आगे बढ़ते हैं। जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है जिला परियोजना कार्यालय का? तो उसका उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, बीआरसी प्रशिक्षण करना, विद्यालय भवन का निर्माण करना। तो इसी वजह से ये सभी इसके सही ऑप्शन हो जाते। तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि 6 से 14 वर्ष वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, कौन सी धारा के अंतर्गत ये है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन आपने कल की और परसों की क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ली है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। तो यह धारा 45 के अंतर्गत, ठीक है 45 आप याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है धारा 14 के अंतर्गत। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करते हुए चलिए, तभी पता चलेगा आप लोग कितना सीख रहे हैं। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है शिक्षा बिना बोझ के का संबंध किससे है? कि शिक्षा हो लेकिन बिना बोझ के हो, यह संबंध किसका है? कौन सी समिति से इसका संबंध है? तो इसका संबंध है दोस्तों यशपाल समिति से। यशपाल समिति ने इस पर बहुत काम किया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके बैग का वजन कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको देखने को मिलता था कि छोटे बच्चों का बैग का वजन उन बच्चों के वजन से ज्यादा होता था और उनकी कमर झुकी हुई रहती थी। ठीक है, तो उस वजन को कम करने के लिए यशपाल समिति बनाई गई थी। आगे बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो यह 1986 में बनी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। सही बात है। आगे बढ़े, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? बताइए आप सभी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको कितने खंड में बांटा गया है? तो यह बांटा गई है 12 खंडों में। ठीक है गाइस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 खंडों में विभाजित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय या विद्यालय से संबंधित आपसे कई सारे क्वेश्चंस पुट अप हो चुके हैं शुरू से और अब तक, और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर स्थापना की जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन है, शायद इसी से आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो यह गए सिर्फ 3 वर्ष तक शिक्षा दी जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। और आगे क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग कितना होता है? तो बालिकाओं का आयु वर्ग होता है 11 से 14 वर्ष के बीच, ठीक है। 11 से 14 वर्ष के बीच की बालिकाएं ही इस विद्यालय में पढ़ती है। आगे बात करें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि इस विद्यालय के नाम में ही बालिका है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये सिर्फ बालिकाओं के लिए ही होते हैं, ठीक है। इनकी स्थापना सिर्फ बालिकाओं के लिए ही इनको खोला जाता है। तो किस लिए की जाती है, किस प्रकार के ब्लॉक में? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े जो ब्लॉक होते हैं वहां पर इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं वहां पर इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो यहाँ पर बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है कक्षा 6 में, ठीक है। कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? यानी कितने, आपको पता है 3 सालों तक रहती है ना, 3 सालों तक की पढ़ाई कर सकती है बालिका इसमें। तो कौन कौन सी क्लास? 6th से शुरू होती है, जब 6th में तो एडमिशन हुआ, तो 7th और 8th, ठीक है। क्लास 6, 7th, 8 इन 3 वर्षों तक की पढ़ाई इस स्कूल में या इस विद्यालय में कराई जाती है। और ऐसी जगह पर स्थापित किए जाते हैं विद्यालय जहां पर या जो क्षेत्र बिल्कुल शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है कौन? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सभी लोगों को इसका आंसर देना होगा। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपका कमेंट देख रही हूँ। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छे से इसका आंसर किया। तो ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है ग्राम शिक्षा समिति का, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए आपके गांव का जो प्रधान है वही आपकी ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष है, ठीक है। कोई अलग से कोई और नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? यहाँ पर अध्यक्ष की बात की गई थी, यहाँ पर डिफरेंस है, ये पूछा गया है यहाँ पर सचिव कौन होता है, वही ग्राम शिक्षा समिति का। तो सचिव होता है दोस्तों प्रधान अध्यापक, ठीक है। अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान और सचिव कौन होता है? प्रधान अध्यापक होता है। आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया है आपसे, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो दोस्तों प्रत्येक गांव की शिक्षा समिति में 3 अभिभावकों को शामिल किया जाता है, ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति में 3 अभिभावकों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन? 3 तो गांव के अभिभावक, ठीक है, बच्चों के अभिभावक होते हैं 3 तो, और 2 कौन बचते हैं? एक तो अभी हमने बात की सचिव, ठीक है, और एक अध्यक्ष। सचिव कौन होता है? प्रधान अध्यापक होता है। और अगर बात की जाए अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। अब आपको पता चल गया 5 लोग कौन कौन होते हैं ग्राम शिक्षा समिति के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावक का होना आवश्यक है? तो 1 महिला अभिभावक का होना बेहद आवश्यक है, या फिर आप कह लीजिए कि 1 सीट महिला अभिभावक के लिए ही बिल्कुल सुनिश्चित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है धारा 12 के अंतर्गत, ठीक है। धारा 12 के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। दोस्तों आपके ग्राम शिक्षा समिति से आपका लगभग पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए जल्दी से। अब आपको ग्राम शिक्षा समिति के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपसे को मिल गई है। अगर आपसे 2 नंबर पे पूछ लिया जाता है, लघु प्रश्न आपका आता है कि ग्राम शिक्षा समिति क्या होती है या कब उसका गठन होता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से
4-5 लाइन उसमें लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। तो सन 2000 में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया था। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का गठन हुआ था 1972 ईस्वी में, ठीक है। 1972 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BRC समन्वयक सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? तो ये करते हैं माह में 2 बार निरीक्षण किया जाता है प्रत्येक विद्यालय का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NPRC के प्रमुख को कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर कोई NPRC का प्रमुख होता है तो उसको क्या बोलेंगे? संकुल प्रभारी, ठीक है। संकुल प्रभारी उसके पद का नाम होता है। आगे बढ़े। NPRC समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रति माह में कितनी बार करते हैं? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 बार करते हैं। यहाँ भी आपसे यही पूछा गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, बाकी सब सेम पूछा गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जामिनर आपकी बातों से खेल जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप उसकी बातों को पकड़ लेते हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर आप उसके चंगुल में आ जाते हैं और वहां आपका हो जाता है क्वेश्चन गलत। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है आपको क्लास करते हुए? ठीक है, इंटरेस्ट तो आ रहा है ना? बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, अपने इंटरेस्ट को बनाए रखिए, ठीक है। जिज्ञासु रहिए कि आज की क्लास में हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। अगर आपका मन इस तरीके का हो जाता है, आपका माइंड इस तरीके का हो जाता है कि हमें आज देखते हैं क्या सीखने को मिलेगा, क्या कुछ नया मिलने वाला है हमें आज की क्लास से, तो अगर इस तरीके से रहेंगे तो आपकी बहुत आगे आप जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय है कहाँ स्थित है? तो राज्य परियोजना कार्यालय स्थित है लखनऊ में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ इसका मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय हो जाता है विज्ञान शिक्षा संस्थान का इलाहाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन होता है गाइस 1999 ईस्वी में। मैं कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रही हूं ना? समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेट कहाँ है? तो सीमेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है गाइस इलाहाबाद में। अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर मेरे साथ शेयर किया कीजिए, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसका हल करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SCERT का गठन कब हुआ था? लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। SCERT का गठन कब किया गया था? तो ये बहुत पुरानी संस्था है, इसका गठन किया गया था 1981 में, ठीक है गाइस। 1981 में इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। NCERT का गठन कब हुआ था? यहाँ दोस्तों है SCERT और यहाँ NCERT की बात आपसे की गई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है। कब? 1961 में। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी 1964 में, ठीक है। 1964 में राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NCTE यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1995 ईस्वी में। दोस्तों, ईयर्स की बात करें तो आपसे ईयर्स वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना कब हुई यह आपको पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? तो मैंने आपको बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती है, 3 वर्षों तक शिक्षा दी जाती है, और क्लास 6 में एडमिशन होता है। तो आप देखिए 6th, 7th और 8th। और आपसे यहाँ क्या पूछा गया है? आपसे यहाँ पूछा गया है कि किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है, यानी ये लास्ट वाला, ठीक है।
तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, यानी कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, सब पढ़े सब बढ़े उद्देश्य है किसका? तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार रिपीट हो चुका है। यह उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? इनका दोस्तों मोटो भी यही था कि जहां भी ये अपने अभियान का प्रचार, आपने पोस्टर्स देखे होंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि सब पढ़े सब बढ़े। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानवीय संसाधन नहीं है, इनमें से कौन सा? बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या श्यामपट्ट? तो ये सभी मानवीय संसाधन है। ठीक है, बालक, शिक्षक और प्रधानाध्यापक, लेकिन कौन नहीं है? तो वह है श्यामपट्ट। ठीक है, यानी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत जल्दी हमारी क्लास पूरी होने वाली है, जल्दी जल्दी से हर एक क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र, जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, का संक्षिप्त रूप क्या है? नगर शिक्षा संसाधन केंद्र की शॉर्ट फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो इसको हम बोलेंगे URC। ठीक है, URC। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर बढ़ी है या घटी है या फिर स्थिर है अभी तक? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद बिल्कुल साक्षरता दर बढ़ी है। आगे चलते हैं, NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्षों के प्रशिक्षण की चर्चा है? तो यहाँ पर चर्चा की गई है 4 से 5 वर्ष तक। ठीक है, 4 से 5 वर्ष तक, 12वीं के बाद 4 से 5 वर्ष तक के प्रशिक्षण की चर्चा यहाँ पर की गई है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रोफेसर यशपाल जी इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ओके, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो यह कितने अध्याय में विभक्त है? यह 5 अध्यायों में विभक्त है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? जो ये 5 अध्यायों की बात की गई है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा में, तो पहले अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य। ठीक है, परिप्रेक्ष्य इसका क्या है? शीर्षक है, टाइटल है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना की शुरुआत कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है, अब तक तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट हो चुका होगा। तो 2004-2005 के बीच इस परियोजना की शुरुआत हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस बचते हैं। चलिए देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, KGBV के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है इनमें से? वह है DIOS। बाकी सभी इस जो समिति है इससे संबंध रखते हैं, लेकिन कौन नहीं रखता? वह है DIOS। ठीक है, चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, NPEGEL का पूरा नाम क्या है? यानी आपसे यहाँ पर पूछ ली गई है पूरी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। बिल्कुल सही बात है। सो गाइज, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी बहुत अच्छे आगे के क्वेश्चंस के साथ। आपसे अति लघु भी कराए जाएंगे, लघु क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी पेपर आपका सोल्व होगा। और क्लासेस तो आपकी कंसेप्ट वाइज चल ही रही है, उनको तो बेहद जरूरी है लेनी, उनको जरूर लीजिएगा। ठीक है, सो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।